हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बच्चों आप सभी को दिस यूट्यूब चैनल ऑफ वेदांतु, दैट इज वेदांतु क्लास 11 12। माय नेम इज विशाल और मैं पढ़ाता हूँ आप सभी को फिजिक्स। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इस चैनल पे एक नई सीरीज की शुरुआत की है जिसमें बच्चों लोग क्या करते हैं, फटाफट सभी लोग बताएंगे क्या करते हैं। तो बच्चों, एनसीईआरटी के सारे चैप्टर के एक्सरसाइजेज का कंप्लीट डिस्कशन इन वन वीडियो करते हैं हम लोग। तो आज क्लास में बच्चों हम लोग करने वाले क्लास 11 का मजेदार से चैप्टर जिसका नाम है बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के एक्सरसाइज के सोल्यूशन करने वाले हैं। तो फटाफट सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे और फटाफट सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, सेशन को लाइक और सेशन को शेयर कर दो। जो लोग मुझे नहीं जानते बच्चों, सो माय नेम इज विशाल, आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी मंडी, आई हैव बीन अवार्डेड इंस्टीट्यूट सिल्वर मेडल अवार्ड आल्सो, एंड आई हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ जेईई एंड नीट फील्ड फ्रॉम लास्ट 2 years। सो दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले से सभी लोग सेशन को लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, मजा आने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे चलो क्या कह रहा है। एस्टिमेट द फ्रैक्शन ऑफ मोलिकुलर वॉल्यूम टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। टेक द डायमीटर ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू बी 3 एंगस्ट्रॉम। कह रहा है कि एसटीपी पर एक मोल ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम घेरता है। राइट है, क्लियर है। और उसका अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को लेकर के, अगर देखा जाए इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स कितना वॉल्यूम घेरते हैं। राइट, तो बेसिकली बात यह है कि एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है बताओ। एसटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है सर? ये होता है सर अपना 22.4 लीटर। राइट, कितना होता है? 22.4 लीटर। लेकिन व्हाट इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एटम? देखो भाई, 1 मोल की बात हो रही है ना, मोलिकुलर वॉल्यूम मतलब 1 मोल की बात हो रही है। 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के सर? Na इक्वल टू Na। ठीक, Na मतलब 6.02 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के। राइट, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर है। चलिए, अब इतने मॉलिक्यूल्स हैं सर, और एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बता दो जरा। वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ वन मोलेक्यूल क्या हो जाएगा सर? दिस विल बी 4/3 π/Q। होगा कि नहीं होगा सर? हो जाएगा 4/3 पाई। रेडियस कितना दे रखा है? डायमीटर दे रखा है आपको 3 एंगस्ट्रॉम। भैया डायमीटर अगर 3 एंगस्ट्रॉम है तो रेडियस हो जाएगा सर 1.5 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 1.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, -10 मीटर का होल क्यूब कर देंगे क्या? चलिए इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने के बाद मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। डायरेक्टली आंसर कितना आ जाता है? दिस आंसर इज 8.51 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। बोलो कितना? -6 का मीटर क्यूब हो जाएगा। लेकिन नॉट -6, ध्यान रखना यहाँ पे एक चीज मिस्टेक क्या कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे जस्ट इसको भी छोड़ो। यहाँ पे अभी हमने निकाला कि दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन molecule, right? This is the volume of one molecule, but we need to find the volume of Na molecules, right? तो volume of Na molecules निकाल देता हूँ मैं। volume of Na molecules, right? है ना, इतने सारे मॉलिक्यूल्स अगर वॉल्यूम पूछा है तो सर कितना हो जाएगा? Na से मल्टीप्लाई कर दो 6.023 इंटू 10⁻23। इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 पाई 1.5 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब से। ठीक है, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आप सभी का आंसर आ जाता है कितना? 8.51 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ व्हाट? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ Na मॉलिक्यूल्स, यानी कि 1 मोल में हमारे पास इतने सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। राइट, अब इतने सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अगर हमने वॉल्यूम को जोड़ दिया तो इतना आ गया। राइट, लेकिन अपने को करना है क्या? कंपैरिजन, अपने को फ्रैक्शन निकालना है। तो सर फ्रैक्शन निकालने के लिए अपने को ये देखना पड़ेगा कि लीटर में है ये मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब को लीटर में बदलने क्या करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 8.51 इंटू 10⁻³ लीटर। राइट है। चलिए, अब ये हो गया भैया, ये एक्चुअल वॉल्यूम है। ये क्या है? एक्चुअल वॉल्यूम है। राइट, और ये है इतना एसटीपी पर होता है। तो भैया इनका फ्रैक्शन पूछा है आपसे, फ्रैक्शन पूछ दिया है। राइट, तो आपको एक्चुअल किसका फ्रैक्शन पूछा है? एस्टिमेट द फ्रैक्शन ऑफ मोलिकुलर वॉल्यूम टू द एक्चुअल वॉल्यूम। तो मोलिकुलर वॉल्यूम कितना है? मोलिकुलर वॉल्यूम है भाई, बताओ मोलिकुलर वॉल्यूम कितना आ गया? सर किधर गया? मोलिकुलर वॉल्यूम डिवाइड बाय एक्चुअल वॉल्यूम। राइट, चलिए मोलिकुलर वॉल्यूम कितना बच्चों? 22.4 लीटर। और ये कितना है सर? ये है अपने पास 8.51 इंटू 10⁻³ कितना? -3
राइट है। इसको डिवाइड कर दो, फटाक से कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। लेट अस डिवाइड विद द कैलकुलेटर। ठीक है, चलो भाई कर लो, डिवाइड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा भाई 22.4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 8.51, ये हो गया 2.63 इंटू कर देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा लगभग 2632 के आसपास आंसर आ रहा है। एंड 2632 के आसपास आंसर आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो सर जो एक्चुअल वॉल्यूम का मोलिकुलर वॉल्यूम जो होता है इतना ज़्यादा होता है, मतलब समझ लो गैस इतना सारा वॉल्यूम घेर रहा है ना, गैस इतना सारा वॉल्यूम घेर रहा है, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि क्योंकि गैसों के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, उस इंटरमोलिकुलर स्पेस को भी तो हम लोग काउंट कर लेते हैं मोलिकुलर वॉल्यूम में, राइट। 22.4 लीटर में इंटरमोलिकुलर स्पेस को भी काउंट कर लेते हैं। आप सभी को पता है गैसों में इंटरमोलिकुलर स्पेस कितना ज़्यादा होता है, राइट, इसीलिए ये वॉल्यूम जो होता है इतना ज़्यादा आता है। क्लियर है? क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, आप सभी के स्क्रीन पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सही बात है। चलिए कह रहा है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आपको दिखाना है कि जो मोलर वॉल्यूम होता है ये 22.4 लीटर होता है, ये आप सभी को प्रूव करना है। चलो कर देते हैं। जरा बताइए आइडियल गैस है, उसके लिए फार्मूला बताओ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अपने को ये प्रूव करना है कि जो वॉल्यूम होने वाला है सर वो 22.4 लीटर होता है, हो जाएगा ये एनआरटी बाई कितना पी। चलो अब आप लोग को प्रूव करना है मोल्स कितने हैं सर, 1 मोल से कितने मोल है गैस के, 1 मोल। आर की वैल्यू बताइए जरा, आर की वैल्यू कोई बता सकता है? आर की वैल्यू सर ये होता है सर 8.3, आर की वैल्यू 8.3 जूल में, राइट। उसके बाद टी 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 को याद रखना किस में रखते हैं हम लोग, केल्विन में रखते हैं। टी को किस में रखते हैं, केल्विन में रखते हैं। तो भैया 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मतलब 273 केल्विन, कितना 273 केल्विन, 273 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कितना, प्रेशर मतलब 1 एटमॉस्फेरिक, प्रेशर मतलब 1 एटमॉस्फेरिक, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखो हम लोग पूरा डील कर रहे हैं किसमें, वी आर डीलिंग विथ एमकेएस, राइट। तो हो जाएगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब बच्चों कितना हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रख दो, तो हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, राइट है। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कर दीजिए, देखो डिवाइड कर लिया जाए, चलो कर देते हैं 273 इंटू 8.3, राइट। ठीक है भाई कितना आ गया 2.73 डिवाइडेड बाई करना पड़ेगा 1.013, तो ये हो गया सर 22 मतलब 22.4 है ना, 22.4 इंटू 10⁻, है ना, 2240 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर -5। ठीक है, अब ये जो आंसर आएगा दिस आंसर विल बी इन मीटर क्यूब, दिस आंसर विल बी इन मीटर क्यूब, राइट। तो इसको सॉल्व देखो, इसका मतलब ये 10⁻⁵ है, मतलब बच्चों लोग अपने को देखो लीटर में प्रूव करना है। लीटर में कैसे प्रूव करेंगे सर, ये मीटर क्यूब में आ गया, लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, कर दो तो हो जाएगा 2240 इंटू 10⁻⁻5 में 10⁻³ से मल्टीप्लाई करने का, दिस विल कन्वर्ट इनटू लीटर, यानी कि 10⁻2 बच जाएगा, तो हो जाएगा सर 22.4 लीटर, है ना। प्रूव हो गया क्या, प्रूव सर हो तो गया, आसान सा सवाल था, प्रूव करना था। प्रूव करने वाले सवाल तो बहुत आसान होते हैं सर, हमें पता होता है क्या करना है, ठीक हो, तो हम किसी तरीके से ला देते हैं। क्लियर है। चलो तो ये हो गया भाई, कर सकते हैं क्या, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन, याद रखना। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन। स्टैंडर्ड प्रेशर मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि इतना बराबर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे बच्चा लोग देखो क्या कह रहा है। सर कह रहा है कि 22.8 वाले फिगर में, यानी इस फिगर में प्लॉट ऑफ PV/T, भाई PV/T वर्सेस P ग्राफ दिया गया है, खतरनाक ग्राफ है। किसके लिए, 1 इंटू 10⁻³ kg ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, राइट। 10⁻³ kg मतलब 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हम एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, 2 अलग अलग टेम्परेचर पे दिया गया है। चलिए तो क्या कह रहा है, पहला सवाल, व्हाट डज द डॉटेड प्लॉट सिग्निफाई। ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है आप सभी को, ये इसका मतलब क्या, ये किस चीज़ को बता रहा है भैया, ये किस चीज़ को बता रहा है, ये किस चीज़ को बता रहा है, बताइए जरा। तो देखो यार तुम देख सकते हो कि जो ये जो P XY एक्सिस पे क्या है, PV/T है,
और एक्स एक्सिस पे क्या है बच्चों, पी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो पी वी बाई टी है ये क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा। प्रेशर चेंज होने के साथ साथ पी वी बाई टी चेंज नहीं हो रहा। पी वी टाइप चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या है, इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप सभी को पता है पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी होता है कि नहीं होता। अगर पी वी बाई टी करूँ तो मैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, एन आर हो जाएगा। और एन आर पी वी बाई टी किसके लिए इक्वेशन, किसके लिए सर, ये आइडियल गैस के लिए। किसके लिए इक्वेशन है सर, आइडियल गैस के लिए इक्वेशन है, राइट। तो अगर अपना पी वी बाई टी वर्सेस पी ग्राफ अगर लाइन है, डॉटेड लाइन है, मतलब वाई एक्स एक्सिस का पैरेलल है, इसका मतलब ये है सर कि ये जो बिहेवियर बता रही है आइडियल गैस बिहेवियर है। ये क्या है भाई, आइडियल गैस बिहेवियर है। समझ में आया कि नहीं आया, दिस बिहेवियर इज जस्ट लाइक टू द आइडियल गैस बिहेवियर, ठीक है। तो अगर आइडियल गैस अगर रहता अपना, अगर आइडियल गैस रहता बच्चों तो ये डॉटेड लाइन दिखाता, इसका मतलब क्या समझ गए, इसका मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट तभी होगा, कांस्टेंट किसके लिए होता है, एनआर कांस्टेंट किसके लिए होता है सर, आइडियल गैस के लिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला लगता है पीबी इज इक्वल टू एनआरटी, दिस एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल गैस, राइट है। समझ गया कि नहीं समझे, समझ गए सर। चलो अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि फिर से इसमें क्या कह रहा है कि विच इज ट्रू, T1 बड़ा है T2 से कि T1 छोटा है T2 से, कौन सही है भाई। तो देखो यार, याद रखना आप सभी को पता है एट हायर टेम्परेचर जो गैसेस होती हैं वो परफेक्ट यानी कि आइडियल गैस की ओर टेंड करना शुरू होती है ना। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो गैस होते हैं बच्चों वो आइडियल होना शुरू कर देती हैं, है ना। क्या होती है बच्चों, आइडियल होना शुरू कर देती है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होता है बच्चों, गैस आइडियल गैस की ओर टेंड करते लगती है। अब देखो इसमें बताइए जरा, जो पहला ग्राफ है जो दूसरा ग्राफ, इनको जरा ध्यान से देखो। ये पहला ग्राफ आइडियल गैस के नजदीक है, देखो ये जो ग्राफ देख सकते हैं इसमें से कौन सा ग्राफ आइडियल गैस के नजदीक है सर, T1 वाला, राइट। तो T1 बड़ा होगा, है ना, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पे वो आइडियल गैस के ज्यादा नजदीक होंगी। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि जो T1 बड़ा होगा T2 से, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे, नहीं समझे, अरे नहीं समझे सर, समझ गए, समझ गए। चलो आगे चला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सी पार्ट क्या कह रहा है, सी पार्ट देखो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीबी बाई टी वेयर द कर्व मीट ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है भाई, जब ठीक है, जब कर्व मीट करते हैं वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे जब कर्व मीट करते हैं जैसे यहाँ पर, है ना, तो कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीवी बाई टी। भाई जब पीवी बाई टी अगर यहाँ मीट कर रहा है मतलब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये आइडियल गैस के लिए भी तो सेम ही रहता है, आइडियल गैस के लिए भी सेम ही रहता है। तो सर जो पी वी बाई टी होगा ये बेसिकली क्या होगा सर, एन आर के बराबर होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे चाहे वो आइडियल गैस हो चाहे कोई भी गैस हो, आइडियल गैस हो चाहे कोई भी गैस हो, उसके लिए पी वी बाई टी एन आर के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। चलो निकाल लो, एन एन मतलब क्या, मोल्स, मोल्स मतलब बच्चों मास अपॉन में मोलिकुलर मास इंटू आर। मास कितना दे रखा है बच्चों 1 ग्राम, 1 मोलिकुलर मास ऑक्सीजन का भैया 32 इंटू आर बताइए, आर बताओ, आर हो जाएगा सर अपने पास, आर कितना हो जाएगा बताइए, आर हो जाएगा अपने पास 8.31। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया जाए, तो हो जाएगा 8.31 डिवाइड बाई 32 दिया जाएगा बच्चों लगभग 0.26, कितना आ गया 0.26, ये आ जाएगा जूल पर केल्विन, 0.26 जूल पर केल्विन। दिस इज द करेक्ट आंसर। मजा आया कि नहीं आया, ठीक है, कर सकते हैं। देखो एनसीईआरटी के अगर क्लास 11 के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बच्चों तो बहुत तगड़े क्वेश्चन होते हैं, मतलब ब्रेन स्टॉर्म, मतलब दिमाग को खोल देता है। अगर एक्सरसाइज कर लिए ना यार तो मतलब क्लास 12 मतलब तुमको थोड़ा सा आसान लगने लगा, क्योंकि क्लास 12 लिटरली थोड़ा सा आसान है उसका फिजिक्स, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन क्लास 11 का फिजिक्स थोड़ा सा टफ रहता है, चाहे वो जेई की बात करो, चाहे नीट की बात करो, चाहे तुम ऐसे बोर्ड में हो, है ना। तो अगर क्लास 11 अगर तुमने मजबूत कर लिया, वैसे कोई करता नहीं है, 80% बच्चे क्या करते हैं क्लास 11 को हवा में लेकर चलते हैं, इसलिए उसकी वजह से क्लास 12 भी बर्बाद हो जाता है उनका। तुम गलती मत करना, तुम सही जगह पे आ चुके हो भाई, भले तुम नवंबर में आए हो लेकिन सही जगह पे आ चुके हो, ठीक है। चलो तो करना भाई, चलो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है आप सभी के स्क्रीन पे बच्चा लोग, देखो क्या कह रहा है, इफ वी ऑब्टेन सिमिलर प्लॉट्स फॉर 1 × 10⁻³ kg ऑफ हाइड्रोजन वुड वी गेट द सेम वैल्यू ऑफ पीवी बाई टी एट द, अच्छा उसी क्वेश्चन का पार्ट है भाई, ठीक है, उसी क्वेश्चन का पार्ट है। कह रहा है कि इफ यू ऑब्टेन सिमिलर प्लॉट फॉर हाइड्रोजन गैस के लिए वुड वी गेट द सेम वैल्यू ऑफ पीवी बाई टी एट द पॉइंट वेयर द कर्व्स मीट ऑन द वाई एक्सिस। भैया पीवी बाई टी जो है ये क्या था, एनआर के बराबर था। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है सर, मास अपॉन में मोलिकुलर मास इंटू आर। भैया अगर मास अगर आप भले बराबर ले रहे हो लेकिन उसका मोलिकुलर मास तो अलग है ना, हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास अगर हाइड्रोजन का अगर अलग है तो क्या पी वी बाई टी की वैल्यू सेम कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है, जिसका आंसर हो जाएगा नो, ठीक है। चलिए, इफ नॉट व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन इल द सेम वैल्यू, अगर बराबर नहीं है तो हाइड्रोजन के कितना मास बराबर आंसर लाएगा,
ठीक है। तो उसके लिए हम लोग मान लिया m मास की जरूरत है, हाइड्रोजन का ये होगा 2.02 इंटू 8.31। इसको लाकर कितना आंसर लाना है भाई, इसको आंसर लाना है कितना लाना है 0.26 के बराबर आंसर लाना है, 0.26 के बराबर आंसर लाना है। यानी इसको सॉल्व करते बेसिकली क्या है भाई, ये अपना क्या है 8.31/32 ही तो है, 8.31/32 है राइट। इसको काट दो तो लगभग 2 से इसको काट दो, लगभग 16, लगभग मैं बता रहा हूँ लगभग कितना, लगभग आप लोग देख सकते हैं कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, लगभग सही है ना, 2 से यानी 1/16 हो जाएगा राइट, 1/16 हो जाएगा, 1/16 ग्राम। 1/16 को अगर डिवाइड कर देते हैं हम लोग 1/16 करते हैं तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा लगभग 0.0625। अगर 2.02 है वैसे तो 32 में 2.02 से डिवाइड कीजिए, ये आ जाएगा 15.8। ठीक है, कैलकुलेटर है तो एग्जैक्ट ही कर लेते हैं राइट, कैलकुलेटर है तो एग्जैक्ट ही कर लो यार। कितना हो जाएगा ये 15.84 हो जाएगा। अब 1 में 15.84 से डिवाइड कर दो, 1 में 15.84 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा लगभग 0.063 कितना ग्राम। ठीक है, 0.063 ग्राम अगर हाइड्रोजन आप लोग लेते हैं तब जा करके आपका काम हो पाएगा। समझ गए, इतना अगर आप हाइड्रोजन लेते हैं तब जा करके आप सभी का आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, हो जाएगा बात। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि अगर मैं ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन लेता हूँ और अगर हमें सेम प्लांट मिलता है तो क्या जो इस एक्सिस पे जो यहाँ इस एक्सिस पे जो बच्चों हमारे ये मिल रहा था, इस एक्सिस पे जो यहाँ पे ये मिल रहा था है ना, जो कि इसका मतलब कितना मिल रहा था, ये एनआर की वैल्यू इतनी आ रही थी, क्या हाइड्रोजन के लिए भी सेम आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए मोलिकुलर मास अलग है। तो बोल रहा है कितना मास के लिए सेम आएगा, तो वहाँ से हम लोग मास निकाल सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन पर, चलो क्वेश्चन नंबर 12.4 है, किया जाए। चलो भाई करते हैं, बढ़िया सवाल है। चलिए सर, बढ़िया सवाल है, आइडियल गैस बिहेवियर पे सवाल है। आप सभी के स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है। एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर हैज एन इनिशियल गाज प्रेशर ऑफ 15 एटमॉस्फेरिक एंड टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। शुरुआत का वॉल्यूम 30 लीटर, शुरुआत का प्रेशर 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और शुरुआत का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए, आफ्टर सम ऑक्सीजन इज विदड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर, इससे हम लोग कुछ ऑक्सीजन को निकाल दिए। द गॉज प्रेशर ड्रॉप्स टू, बाद में प्रेशर हो गया 1180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर जो हो गया ये कितना हो गया भाई 17 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, लेकिन वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना भैया। सिलेंडर में से ऑक्सीजन निकाल रहे हो तो ऑक्सीजन तो पूरा सिलेंडर में ही फैला रहेगा, समझ लो, ऑक्सीजन तो पूरा सिलेंडर में फैला रहेगा, तो ऑक्सीजन का तो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना, सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा 30 लीटर ही रहेगा राइट। तो कह रहा है कि एस्टिमेट द मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज टेकन आउट, तो कितना आपने ऑक्सीजन निकाला उसको निकालना। ठीक है, चलिए तो भैया ऑक्सीजन का मास निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। देखो शुरुआत में आप सभी को दे रखा है PV इज इक्वल टू NRT, आप सभी को पता है क्या। ठीक है, तो शुरुआत में देख लो कि कितना मोल्स है, शुरुआत में कितने मोल्स है, बाद में कितने मोल्स है राइट। तो देखो शुरुआत का मोल हो जाएगा बच्चों P1V1/R × T1 हो जाएगा। चलिए, प्रेशर कितना है जरा बताइए, प्रेशर कितना है भाई। प्रेशर है अपने पास 15 एटमॉस्फेरिक है तो इसको चेंज करना पड़ेगा आप सभी को 1.013 × 10⁵ पास्कल में। वॉल्यूम है 30 लीटर, इसको भी चेंज करना पड़ेगा मीटर क्यूब में 10⁻³ डिवाइड बाई आर की वैल्यू 8.31 और टेम्परेचर को भैया केल्विन में लेना पड़ेगा, यानी हो जाएगा 27 में 273 जोड़ेंगे 300 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या हो जाएगा बच्चों नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे 10 बार में चला जाएगा है ना, और इधर उधर सबको सॉल्व कर दो तो लगभग मोल आ जाएगा आप सभी का 18.3, कितना आ जाएगा 18.3 मोल्स। ठीक है, चलिए तो शुरुआत में मोल्स इतने थे हमारे पास, शुरुआत में मोल्स थे कितने, इतने थे। ठीक, बाद में देखिए मोल्स, बाद में आप कितना मोल्स बचे तो यहाँ से निकाल लीजिए N2 इज इक्वल टू P2 मतलब 11 × 10⁻11 इंटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, तो इसको पास्कल में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको करेंगे सर पास्कल में बदलने के लिए 1.013 × 10⁵ पास्कल। वॉल्यूम तो 30 लीटर ही रहेगा, यानी 30 × 10⁻³ मीटर क्यूब राइट। आर की वैल्यू 8.31 और टेम्परेचर हो जाएगा 17 मतलब 273 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 290 राइट। इसको सॉल्व करते तो इसका आंसर आ जाएगा आप सभी के लिए 13.9, कितना आ गया 13.9 मोल्स। शुरुआत में मोल्स इतना था, बाद में मोल्स इतना हो गया, तो कितना मोल में चेंज हो गया, मोल में कितना चेंज हो गया भैया, चेंज इन द मोल्स, चेंज इन मोल्स निकाल लीजिए। ये हो जाएगा सर शुरुआत में था हमारे पास 18.3, बाद में हो गया 13.9, घटाओ 13 में से 9 हो जाएगा 4, 17 में से 3, 17 में से 13 जाएगा तो क्या 4, यानी 4.4 मोल्स। 4.4 मोल्स कितने भाई 4.4 मोल्स हो गए। ठीक है, अब आपको पूछा है कितना ऑक्सीजन का मास पूछ रखा है, मास, तो मोल्स
4.4 में 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो ये हो जाएगा 4.4 इंटू 32 करो भाई, कितना आ जाएगा 4.4 इंटू 32 कर देंगे तो ये आ जाएगा लगभग हमारे पास 140.8 ग्राम या फिर 0.1408 kg। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया, ठीक है। तो आपने इतना ऑक्सीजन आपने यहाँ से निकाला था, लगभग 140 ग्राम आपने ऑक्सीजन निकाला था या फिर 141 ग्राम आपने ऑक्सीजन निकाला था, है ना। तब जा करके आपका जो प्रेशर हो गया वो कितना आ गया, प्रेशर जो हो गया बच्चों कितना ड्रॉप हो गया, 15 से 11 एटमॉस्फेयर पे आ गया और टेम्परेचर इतना से इतना पे आ गया। समझ में आ गया तो लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है। चलो चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर, आप सभी के स्क्रीन पे अगला प्रश्न। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार से प्रश्न है, किया जाए एवरीवन, किया जाए। चलिए, कह रहा है कि एन एयर बबल ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक 40 मीटर डीप एट टेम्परेचर ऑफ 12 डिग्री सेंटीग्रेड, टू व्हाट वॉल्यूम डज इट ग्रो व्हेन इट रीचेस टू द सरफेस। भाई सब बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि नहीं है, देखो, है ना। तो देखो कह रहा है कि एक झील है, क्या है, एक झील है, झील है। झील में हमारे पास क्या है, झील में हमारे पास क्या होगा बताओ सर? झील में हमारे पास पेट्रोल रहता है, क्या रहता है झील में सर? हमारे पास पेट्रोल रहता है, होता है क्या? नहीं भाई, पानी रहता है, ठीक है। तो झील में हो गया पानी, और झील में हो गया पानी, और पानी की गहराई कितनी है 40 मीटर, ठीक। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक इसके बॉटम में एक बबल है, बॉटम में एक बबल है, ठीक, जिसका भी वॉल्यूम दे दिया आप सभी को कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बबल है जिसका वॉल्यूम कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। और इसका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर अभी है हमारे पास 12 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलिए, टू व्हाट वॉल्यूम डज इट ग्रो व्हेन इट रीचेस टू द सरफेस व्हिच इज एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ये सरफेस पे आता है, जब ये बबल सरफेस पे आता है तो सरफेस का टेम्परेचर है कितना 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये फैल करके कितना बड़ा हो जाएगा, यही पूछा है बस, इसका वॉल्यूम पूछ दिया। समझे कि नहीं समझे? चलो, क्लियर है बात? चलो, अब बात बिल्कुल सही भी है सर, बात बिल्कुल सही भी है। क्यों सर? बात इसलिए सही है क्योंकि नीचे देखो प्रेशर लग रहा है, नीचे प्रेशर लग रहा है, ठीक है, और ऊपर प्रेशर, मतलब इस पानी का प्रेशर एच रोजी जाता है, नहीं जानते हुए पानी का प्रेशर एच रोजी लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, लग रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो पहले निकाल लो सर। शुरुआत में प्रेशर कितना है, शुरुआत में प्रेशर हो जाएगा सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या जोड़ दो, एच रोजी जोड़ दीजिए, ठीक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया सर कितना बताइए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा 1.013 इंटू 10 टू द पावर कितना 5 पास्कल, है ना। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है ना, 1 atm की वैल्यू इतनी, प्लस हाइट कितना 40 मीटर, पानी की डेंसिटी भैया 1000, और जी की वैल्यू 9.8 रख दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40,000, 40,000 4 लाख, 4 लाख 4 1 5, यानी लगभग मैं इसको बोल सकता हूँ लगभग 4.93 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल आ गया, राइट है। ये हो गया बच्चों प्रेशर जब ये यहाँ पे था, जब यहाँ पे था तो प्रेशर इतना था, राइट। जब ये बाहर गया, अच्छा टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है भैया 12 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 273 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 285 केल्विन, कितना हो जाएगा 285 केल्विन, राइट। जब ऊपर पहुँचता है, जब ऊपर पहुँचता है तो बच्चों ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं, केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी बेसिकली ये केवल 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर प्रेशर है, ठीक। चलो, ऊपर पहुंचा, टेम्परेचर कितना हो गया बच्चों 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 जोड़ दीजिए इसमें, 273 जोड़ देंगे तो हो जाएगा बच्चों 5 3 8 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, और 2 1 3, यानी 308 केल्विन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कह रहा है कि शुरुआत में वॉल्यूम है बच्चों अपने पास 1 सेंटीमीटर क्यूब, शुरुआत में वॉल्यूम कितना बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदल लीजिए, कितना हो जाएगा ये 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब, राइट। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा यही पूछा है आपसे, यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा यही पूछा है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास पता है क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास सर बिल्कुल पता है ना। चाहे वो कितना भी फैल जाए, चाहे वो बबल कितना ही फैल जाए, मास तो कंजर्व रहेगा, मोल्स तो कंजर्व रहेंगे, राइट। तो क्या होगा P1 V1 बाय T1 विल बी इक्वल टू बच्चा लोग P2 V2 बाई T2। समझ में आ गया? चलिए रख दीजिए। P1 कितना प्रेशर बताइए, प्रेशर हो गया सर अपने पास 4.93 इंटू 10 टू द पावर 5। टेम्परेचर T1 कितना है भाई, ये है अपने पास 285 इंटू वॉल्यूम था V1 वॉल्यूम कितना था सर, ये था कितना था 10 टू द पावर -6 इज इक्वल टू P2 प्रेशर आपने कितना कर दिया 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल इंटू वॉल्यूम हमें निकालना है डिवाइडेड बाई टेम्परेचर आपने कर दिया 308, ठीक है भाई। इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व वगैरह कर सकते हैं क्या सभी लोग, किया जाएगा सॉल्व, कर दो सॉल्व भाई। 10 टू द पावर 5 से 10 टू द पावर 5 भी कट जाएगा, है ना। देखो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 4.93 इंटू 308 से मल्टीप्लाई हो जाएगा
डिवाइड बाई 285 डिवाइड बाई 1.013, ये हो जाएगा भाई इंटू 10⁻⁻6 कौन लगाएगा इज इक्वल टू V2। चलो भाई गुणा करो, 308 इंटू 4.93 डिवाइडेड बाई 285 डिवाइडेड बाई 1.013, ये आ गया बच्चों कितना 5.3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, या फिर V2 इज इक्वल टू कितना ले सकते हैं 5.3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो लगभग देख सकते हो तुम 5.3 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा जब वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो क्लियर है, बढ़िया सवाल था कि नहीं था सर, बहुत ही अच्छा सवाल था। ठीक है, चला जाए अगले प्रश्न की ओर। चलिए सर, टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन 12.6। मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक करना मत भूलना यार, कर देना। ठीक है, चलो एस्टिमेट द टोटल नंबर, क्या कह रहा है, एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है इंक्लूसिव ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब एयर में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, वाटर वेपर ले लो, जो भी होते हैं सब कुछ मिला करके टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल मुझे बताइए। कहाँ पर, इन अ रूम कैपेसिटी, जिसकी कैपेसिटी कितना रूम का 25 मीटर क्यूब है, और टेम्परेचर है भैया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब क्या 300 केल्विन है, राइट है, इस पे अपने को बताइए। और प्रेशर भी है कितना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, राइट है, यानी कि 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल इतना प्रेशर। ठीक, चला बताइए मुझे, है ना, मुझे क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स बताना है। जरा बताओ मुझे, PV इक्वल टू क्या NRT होता है सर, PV इक्वल टू NRT होता तो है। PV इक्वल टू NRT को क्या लिखा जा सकता है बताओ सर, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, NR को हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल N इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB इंटू T। ठीक, R इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल N इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यही तो होता है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB यही होता है। ठीक है, चलो आप सभी को पूछ रखा है कि भैया कितना ये है स्मॉल n इंटू कैपिटल, मतलब टोटल मोल्स इंटू n, क्योंकि सारे गैसों की बात कर रहा है, राइट। तो देखो n इंटू n, यही क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मुझे नहीं पता कितने मोल्स हैं उनके, तो मुझे नहीं पता ना यार कितने मोल्स है, राइट। मैंने मान लिया n मोल्स है, और एक मोल में n नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, n इंटू n हो जाएंगे, यही हुआ। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, PV बाई KB इंटू T, बस। चलो बस पूछा यही पर रख दो, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा स्मॉल n इंटू कैपिटल N की वैल्यू आ जाएगी सर। प्रेशर आपने सभी ने बता दिया, प्रेशर कितना दे दिया 1 एटमॉस्फेरिक, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, राइट। उसके बाद V वॉल्यूम 25 हो जाएगा, राइट। उसके बाद याद रखना मीटर क्यूब में रखना, सारे हम लोग किस में रख रहे हैं, MKS में सॉल्व कर रहे हैं सारे। KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या सभी को पता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 होता है, पता है सभी को ना। चलो उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद टेम्परेचर कितना 300 केल्विन, 25 से कितने बार में कट जाएगा ये, 25 से कम 25 और 25 गुना 50 12 बार में चला जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा ये 1.01 इंटू 1.38 इंटू 12, और ऊपर चला जाएगा बच्चों तो ये हो जाएगा 28, राइट। डिवाइड कर दीजिए 1.01 डिवाइड बाई 1.38 डिवाइड बाई 12, है ना। तो ये आ गया बच्चों अपने पास 6.1 इंटू 10⁻26। इतने नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल होते हैं। अगर आपसे अब देखो, अब आपको तो कंडीशन दे दिया, अगर आपसे कभी भी अगर ऐसा पूछ दे, मतलब देखो कितना ही, मतलब समझ सकते हो कितना प्रैक्टिकल सवाल है ये। भैया एक घर है, इस घर का कैपेसिटी इतना, मतलब इस घर का वॉल्यूम इतना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से निकाल लेना, टेम्परेचर तो पता होता ही है तुमको, मोबाइल में देख लेना यार टेम्परेचर कितना चल रहा है, और प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तुम बता सकते हो कि इस रूम में कितने गैस, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हैं एयर के। समझ लो बात को, कितना बढ़िया सवाल है कि नहीं। चलो चला जाए अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एस्टिमेट द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ अ हीलियम एटम। हीलियम एटम का एवरेज थर्मल एनर्जी निकालिए एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो भाई, तो यार बताइए एवरेज थर्मल एनर्जी का जो फार्मूला होता है सर क्या होता है, ये होता है सर 3/2 kT, बस 3/2 kT। तो शुरुआत में कह रहा है कि जब टेम्परेचर अपना कितना है, रूम टेम्परेचर यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 300 केल्विन, इस पे एनर्जी कितना हो जाएगा 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू टेम्परेचर हो गया 300, राइट। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा
इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 300/2 करेंगे तो 150, 150 इंटू 3 450, 450 इंटू 1.38 कर लो, 450 इंटू 1.38 कर लिया तो ये आ जाएगा 621, यानी हो जाएगा ये 6.21 इंटू 10⁻⁻21 जूल। ठीक है, इतना जूल हो जाएगा, राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन कब निकालिए, सूरज के सरफेस वाला टेम्परेचर यानी 600 केल्विन पे निकालना भाई। तो वहाँ पे एनर्जी कितना हो जाएगा 3/2 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और टेम्परेचर कितना है 6000 केल्विन है, राइट। इसको सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा 3000 9 इंटू 9.3 9 इंटू 1.38 कर देंगे तो आ जाएगा 12.12, कितना हो जाएगा 12.4 इंटू 10⁻⁻20 या फिर 1.24 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। ठीक है, इतना मतलब इतना हो जाएगा कब, जब 6000 केल्विन रहेगा तब इसकी एवरेज थर्मल एनर्जी इतनी रहेगी, राइट। और तीसरा क्या कह रहा है कि जब 10 मिलियन केल्विन, समझ लो 10 मिलियन केल्विन में भाई E = 3/2 K 1.38 इंटू 10⁻23 10 मिलियन में 6 यानी हो जाएगा 10⁻7। इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.1 इंटू 10⁻⁻16 जूल। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ये -21 है, -19 है और ये कितना होगा -16, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे एनर्जी कितना बढ़ जा रहा है, समझ में आ गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे याद रखना काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, जो कि एवरेज थर्मल एनर्जी होता है। क्लियर है भाई, क्लियर है। चलो अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे बच्चा लोग, बढ़िया सवाल है। चलिए, कह रहा है कि 3 वेसल ऑफ इक्वल कैपेसिटीज, सबकी कैपेसिटी बराबर है, हैव गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। भैया प्रेशर और टेम्परेचर भी बराबर है। पहले वेसल में जो गैस है भैया नियॉन है, दूसरे में है क्या क्लोरीन, तीसरे में है क्या हेक्सा, क्या है थर्ड कंटेन्स यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड कैसे दिखाते हैं भाई, UF6 ना, ठीक है, जो कि पॉलीएटॉमिक है भाई, क्या है पॉलीएटॉमिक है। डू द वेसल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स, क्या वेसल में इक्वल नंबर ऑफ रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे। चलो बताइए भैया, आप सभी को पता है PV = क्या होता है nRT, N = हो जाएगा PV/RT। कह रहा है कि प्रेशर बराबर है, वॉल्यूम भी बराबर है ना, R तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी बराबर है। तो अगर सारी चीज़ें बराबर हैं तो सबका नंबर ऑफ मोल्स बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर। तो यस, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक। उसके बाद इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स द सेम इन द 3 केसेस, इफ नॉट इन विच केस VRMS इज लार्जेस्ट। क्या RMS वैल्यू सभी के लिए कांस्टेंट होगा और नहीं तो किसके लिए सबसे बड़ा होगा। जरा बताओ मुझे VRMS का फार्मूला क्या होता है, जरा जल्दी बताएंगे। VRMS का फार्मूला जल्दी बताइए मुझे, जल्दी बताइए, बहुत फेमस फार्मूला है। क्या होता है ये सर, ये होता है 3RT/M। क्या होता है 3RT/M, यानी कि जिसके लिए जो कैपिटल M है ज़्यादा है, जिसका कैपिटल M ज़्यादा उसका VRMS सबसे कम। जिसके लिए जिसका लिए आपको मैक्सिमम पूछ रखा है ना, मतलब किसके लिए ज़्यादा होगा, तो जिसके लिए M मोलिकुलर मास जिसके लिए सबसे कम होगा, किसके लिए सबसे कम है भाई, नियॉन के लिए। नियॉन के लिए सबसे कम है, नियॉन के लिए सबसे कम है, तो नियॉन का VRMS क्या होगा सबसे ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा नियॉन। आया कि नहीं आया समझ लो, बस सिंपल सी बात है। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड का भाई साहब मोलिकुलर मास कितना बड़ा हो जाएगा भाई साहब, है ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के स्क्रीन पे देखो क्या कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर, पहले तो मैं अपना टेम्परेचर बढ़ा लेता हूँ, ठंडा लगने लगा, ठीक है। चले, कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एन एटम इन एन आर्गन गैस सिलेंडर इक्वल टू द RMS स्पीड ऑफ, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ किसका, एक एटम इन एन आर्गन गैस सिलेंडर इक्वल टू द RMS स्पीड ऑफ हीलियम गैस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। एटॉमिक मास ऑफ आर्गन इतना है और हीलियम इतना है, ठीक है भाई, समझ गए। चलो तो देखो क्या कह रहा है, आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि किस टेम्परेचर पे रूट मीन स्क्वायर स्पीड दोनों का बराबर है, यानी कि VRMS पहले का और VRMS दूसरे का बराबर होगा, ठीक है। VRMS का फॉर्मूला बताओ सर, ये होता है √3RT1/M1 इज इक्वल टू √3RT2/M2। स्क्वायर कर काट को पीट दो तो T1/M1 इज इक्वल टू T2/M2, समझ गए। चलिए, तो कह रहा है कि किस टेम्परेचर पे रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एन एटम इन एन आर्गन गैस
सिलेंडर इक्वल टू द आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम गैस एट रूट टेम्परेचर। ठीक है, तो आर्गन गैस जो है, आर्गन गैस का आप सभी को ये दे रखा है, मोलिकुलर मास कितना दे रखा है 39.9, टेम्परेचर कितना है इसका पूछा है, कितना हो जाएगा M1 कितना हो जाएगा 39.9 हो जाएगा, इज इक्वल टू T2 टेम्परेचर इसका हीलियम का कितना है भाई -20, 273 में से 20 घटा दे कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 253 अपन में M2 इतना हो गया, तो T1 निकल जाएगा क्या बताओ भाई, T1 निकाल देंगे सर, निकाल देंगे 253 इंटू लगभग 40 मान लो इसको यार भाई, 4 कितना हो जाएगा 2530 के आसपास आंसर आ जाएगा, 2530 केल्विन के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे, चले वैसे कर लेना, कैलकुलेटर होगा तो कर लेना, अदरवाइज मैंने अप्रॉक्स मार दिया इसको 40 के आसपास, तो इतना आंसर आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा सर, हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पे, देखिए क्या कह रहा है, एस्टिमेट द मीन फ्री पाथ एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मीन फ्री पाथ निकालना है, क्या निकालना है, मीन फ्री पाथ निकालना है और कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी निकालना है। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी निकालना है और मीन फ्री पाथ निकालना है ना, ऑफ अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन अ सिलेंडर कंटेनिंग नाइट्रोजन एट 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर। प्रेशर है कितना 2 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, टेम्परेचर है 17 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 290 केल्विन। टेक द रेडियस ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल टू बी रफली 1 एंगस्ट्रॉम, आर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम मतलब सर 10⁻10 मीटर। उसके बाद कंपेयर द कोलिजन टाइम विद द टाइम ऑफ मॉलिक्यूल मूव्स फ्रीली बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, उसके बाद इस टाइम को मीन फ्री पाथ और कोलिजन फ्रीक्वेंसी और इस टाइम को आपको कंपेरिजन करना है कि कंपेयर द कोलिजन टाइम विद द टाइम द मॉलिक्यूल मूव्स फ्रीली बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, है ना। तो कोलिजन टाइम को कंपेयर करना है कि 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कितना टाइम लगाती है मॉलिक्यूल मूव करने में। ठीक है, चलो तो भैया सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप सभी को क्या निकालना है, आप सभी को निकालना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लो, यहाँ से आपका सभी का काम हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लीजिए, तब जाकर के आप पता कर पाएंगे कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं इस गिवन वॉल्यूम में, है ना भाई। गिवन वॉल्यूम में कितना मॉलिक्यूल्स है तब तो जाकर के आपका काम हो पाएगा ना भाई। क्लियर है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, तो निकाल लिया जाए। चलो तो एन की वैल्यू बताइए जरा, एन की वैल्यू क्या हो जाएगा सर, एन की वैल्यू हो जाएगी सर बेसिकली एन की वैल्यू क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू जो स्मॉल एन है या फिर क्या है जो बच्चों ये यहाँ सॉरी कोई बात नहीं, चलो लिखा है क्या अपने को दे दिया है, प्रेशर दे दिया बच्चों कितना 2 एटमॉस्फेरिक 2 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, और टेम्परेचर फटाक से लिख देंगे कितना हो जाएगा, ये 290 केल्विन हो जाएगा, है ना। ठीक है ना, और उसके बाद रेडियस दे दिया आपने को 1 एंगस्ट्रॉम दे दिया है। ठीक है, चलो सबसे पहले मीन फ्री पाथ निकालो, बाद में बात करते हैं। मीन फ्री पाथ का फार्मूला सभी को पता है क्या, मीन फ्री पाथ का फार्मूला सभी को पता है सर, बिल्कुल पता है। क्या होता है 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला होता है मीन फ्री पाथ का। अब यहाँ पे चाहिए आपको एन, अब यहाँ पे चाहिए एन। एन क्या होता है सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो होता है ना। ठीक है, तो एन की वैल्यू तो एवोगाड्रो नंबर 6.023 पता है। वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऐसे निकाल लेंगे, यहाँ से गिवन कंडीशन से निकाला जा सकता है, ऐसा निकाल सकते हैं। ठीक है, निकालो जरा, क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू क्या रखेंगे, एनआरटी रखेंगे, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी रख देंगे। चलिए यहाँ से वॉल्यूम निकाल लो, ये हो जाएगा सर एनआरटी बाई पी। हम लोग 1 मोल की बात कर रहे हैं, कितने की बात कर रहे हैं, 1 मोल गैस की केवल बात कर रहे हैं। 1 मोल गैस के लिए एन हो जाएगा 1। चलो आर की वैल्यू बताओ, आर की वैल्यू सर 8.3, टेम्परेचर कितना है सर 290 केल्विन, डिवाइड बाई प्रेशर है सर 2 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, राइट। इसको सॉल्व कर देंगे तो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा अपने कितना, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा भाई अपने पास 1.189 इंटू 10⁻⁻2 मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम, राइट, दिस इज द वॉल्यूम। उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लीजिए। हम लोग 1 मोल की बात कर रहे हैं, तो 1 मोल के लिए नंबर ऑफ, ये जो स्मॉल है निकलेगा, ये मोल नहीं है भाई, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है ये, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, राइट। ये क्या है, स्मॉल है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल N बाई वी। क्या हो जाएगा, कैपिटल N बाई वी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 6.023 इंटू 10⁻23, राइट, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1.189 इंटू 10⁻⁻2 मीटर क्यूब।
राइट। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाता है बच्चों आपके पास 5.06 इंटू 10⁻23 और 2 25 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों पर मीटर क्यूब। इतने मॉलिक्यूल्स हैं पर मीटर क्यूब में, इतने मॉलिक्यूल्स हैं भाई पर मीटर क्यूब में, राइट है। चलिए अब आप सभी लोग इसमें यहाँ पे आ जाइए, इस फार्मूले में आ जाइए। लैम्डा का फार्मूला होता है 1/√2। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वाले हमने निकाल लिया, कितना निकाल लिया, पाई की वैल्यू 3.14 रख दो, इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी सर अपने पास कितना, एन की वैल्यू, एन किधर गया, एन सर ये हो गया 5.06 इंटू 10⁻25, राइट है। चलो और उसके बाद डायमीटर कितना है, डायमीटर है सर 2 एंगस्ट्रॉम, राइट, का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करके मैंने रख रखा है, तो इसका आंसर आएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो तो ये हो गया बच्चों, मीन फ्री पाथ हमारा निकल गया 1.1 इंटू 10⁻⁻7। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा बस 1 मिनट वेट करना, मैं चार्ज में लगा लेता हूँ इसको, 1 मिनट बस। ठीक है, चलो तो ये हो गया बच्चों अपने पास मीन फ्री पाथ निकल गया, राइट। ये हो गया अपने पास मीन फ्री पाथ। ठीक, लैम्डा इज मीन फ्री पाथ निकल जाता है, यानी कि दो टक्करों के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है इतना होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, आप सभी को निकालना है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी हमने निकाल लिया। क्या कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अपने क्या चाहिए, है ना, चलो निकालते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले ये मीन फ्री पाथ है, लैम्डा निकल गया। कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अपने को स्पीड पता होना चाहिए। स्पीड क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता है, VRMS निकाल लो, ये हो जाएगा सर 3RT/m। ठीक है, 3 8.31। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर अपने पास 290, इसका ये कितना हो जाता है बच्चों 28 हो जाता है। इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करके मैंने रख रखा है, कितना आंसर ये, अच्छा ये 28 है ना, 28 मॉलिक्यूलर मास 28 है, कितना हो जाएगा 3 इंटू 8.31 इंटू 290 डिवाइड बाई 28, और ये हो जाएगा अपना VRMS। ठीक है, R की वैल्यू 8.31, सही है ना, सब कुछ सही चल रहा है। और ये टेम्परेचर 290 और मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 28, ठीक है, ग्राम। हाँ, इसको मीटर क्यूब में उसमें चेंज करना पड़ेगा, ग्राम में है तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, kg में चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो ये तब जाकर मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 5.08 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये स्पीड कितनी आ गई भाई, 5.08 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड, दिस इज तो VRMS स्पीड है, राइट। तो फ्रीक्वेंसी पूछा है आपसे, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है क्या, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा सर V अपॉन में लैम्डा हो जाएगा। VRMS है, ये कौन सा है, VRMS है। VRMS हमने निकाल लिया कितना 5.08 इंटू 10⁻, कितना गया 2 डिवाइड बाई लैम्डा आपने निकाल लिया कितना 1.1 इंटू 10⁻⁻7। सॉल्व कर दो इसको, कितना आंसर आ जा रहा है सर, इसका आंसर आ गया 4.62 इंटू 10⁹ पर सेकेंड। मतलब कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब पर सेकेंड इतने टक्कर हो रहे हैं, पर सेकेंड कितने हो रहे हैं, पर सेकेंड सर इतने टक्कर हो रहे हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। चलो तो अपना पहला पार्ट क्वेश्चन का हो गया। चलिए, जिसमें कि आप सभी को क्या कह रहा था, आप सभी को क्या कह रहा था, आप सभी को कह रहा था कि भैया मीन फ्री पाथ निकाल लिया, लैम्डा हमने निकाल लिया। उसके बाद आप सभी को पूछा था कि आप सभी लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालिए, यानी पर सेकंड कितना कोलिजन हो रहा है, तो उसके लिए अपने को VRMS चाहिए था, है ना, समझ में आ रहा कि नहीं यार, VRMS चाहिए था। तो VRMS डिवाइड बाई अगर लैम्डा कर देते हैं तो आपका फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। ये जो है अपना कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है भाई, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। चलो अब उसके बाद देखो क्या है, कंपेयर द कोलिजन टाइम विद द टाइम द मॉलिक्यूल मूव्स फ्रीली बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, तो कोलिजन टाइम निकालना है। कोलिजन टाइम कैसे निकाल देंगे भैया, पर सेकंड इतना टक्कर हो रहा है, पर सेकंड इतना टक्कर हो रहा है, तो कोलिजन टाइम कितना हो जाएगा 1/f, बेसिकली 1/में 4.62 इंटू 10⁹, यानी कि हो जाएगा कितना, इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 2.17 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड, मतलब 10, ये हो जाएगा कोलिजन टाइम। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों हमारा कोलिजन टाइम, मतलब पर सेकंड, मतलब इतना सेकंड में एक टक्कर हो रहा है, एक सेकंड में मतलब इतना सेकंड लग रहा है एक टक्कर होने के लिए, राइट। अब इसको कंपैरिजन करना है, दो मॉलिक्यूल्स को बीच का डिस्टेंस ट्रैवल करने में। भाई कोलिजन कब होगा, जब ये मॉलिक्यूल इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ पहुंच जाए, और ये डिस्टेंस क्या होता है, ये जो मीन फ्री पाथ होता है, राइट, और किस स्पीड से चला है, VRMS से जा रहा है। तो यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, टाइम निकाला जा सकता है यहाँ से, है ना।
तो कोलिजन टाइम निकाल लो यहाँ दूसरे कैसे, या फिर ये निकाल लो, कंपेयर द कोलिजन टाइम विद द टाइम मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। मतलब ये जो टाइम निकाल लीजिए, दो टक्करों के बीच चलने में जो डिस्टेंस वो निकाल, मतलब वो जो टाइम निकाल लो, वो टाइम कितना हो जाएगा सर? ये टाइम हो जाएगा अपने पास कितना, जल्दी बताओ सर। ये टाइम हो जाएगा अपने पास डिस्टेंस अपॉन में VRMS हो जाएगा। डिस्टेंस हो गया अपने पास लैम्डा, कितना लैम्डा हो गया 1.1 इंटू 10⁻⁷ और आपके पास VRMS आप सभी के पास कितना है? ये है 5.08 इंटू 10⁻²। सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा बच्चों कितना? ये हो जाएगा अपने पास, कुछ गड़बड़ है क्या? लैम्डा सर डिस्टेंस, अच्छा एक मिनट। यहाँ पे हम लोग लैम्डा नहीं रखते बच्चों, यहाँ पे हम लोग डायमीटर रखते हैं। क्या रखते हैं? डायमीटर, है ना। डायमीटर के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करने में दो सक्सेसिव कोलिजन्स मतलब, है ना, इसका देखो दो सक्सेसिव कोलिजन मतलब समझ लो यहाँ से यहाँ तक का, मतलब ये बेसिकली क्या है? ये डायमीटर ही तो है ना। तो क्या कह रहा है? द कोलिजन टाइम, मतलब कोलिजन टाइम, ये देखो कोलिजन टाइम अपना ये नहीं निकला है, दिस इज द, ये है बच्चों दो कोलिजन होने में लगा समय, और अपने कह रहा है कोलिजन टाइम मतलब कोलिजन कितनी देर तक हुआ, कोलिजन कितने देर तक हुआ, D अपॉन VRMS, क्योंकि कोलिजन कितने देर तक हुआ मतलब वो D डिस्टेंस तक ट्रेवल किया होगा तब तो होगा कोलिजन। तो हो जाएगा 2 एंगस्ट्रॉम मतलब, क्योंकि भैया डायमीटर कितना, रेडियस कितना 1 एंगस्ट्रॉम, तो डायमीटर 2 एंगस्ट्रॉम, 2 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए तो आ जाएगा बच्चों कितना? 3.92 इंटू 10⁻⁻13 सेकेंड, राइट। तो ये हो जाएगा भाई हमारे पास ऑल्सो द कोलिजन टाइम, दिस विल बी द कोलिजन टाइम। और ये क्या है बच्चों? टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ये क्या है? टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, है ना, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है। चलो तो ये था बच्चों सवाल, मैं फिर से समझा दूं तो सवाल में क्या रहा था। सवाल में ये कह रहा था भैया कि हमारे पास एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, हाँ, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रही है। आपको क्या करना है? 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के गैस लेने हैं, उसका आपको मीन फ्री पाथ निकालना है, यानी दो टक्करों के बीच की दूरी निकालना है, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालना है, मतलब पर सेकंड कितना कोलिजन हो रहा है। उसके बाद आपको कोलिजन टाइम को कोलिजन टाइम मतलब सर कितने देर तक वो टक्कर हुआ, टक्कर कितने देर तक हुआ है ना, उसको कंपेयर करना है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का सक्सेसिव टाइम, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कितना टाइम लग रहा है उससे कंपेयर करता है, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ आपसे पूछा था, लैम्डा होता है 1/√2 पाई ND², जहाँ n जो होता है बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। n क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो सर ये होता है कि हमने 1 मोल बात की थी, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, कैपिटल N डिवाइड बाई कितना वॉल्यूम हो गया, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद D डायमीटर हो गया, डायमीटर मतलब 2 इंटू R कर देंगे। डायमीटर मतलब क्या हो जाएगा भाई? डायमीटर मतलब क्या हो जाएगा बताओ? डायमीटर मतलब रेडियस का डबल हो जाएगा, ठीक। तो ये सब निकाल लिया आपने, यहाँ से आप लोग ये निकाल लिया है ना, यहाँ से वॉल्यूम निकाल लिया, यहाँ से स्मॉल n निकाल लिया, और यहाँ से लैम्डा में रख दिया तो लैम्डा आ गया अपने पास इतना। उसके बाद आप सभी को पूछा था कि भैया कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब कि 1 सेकंड में कितना टक्कर हो रहा है वो निकालना। तो उसके लिए आप सभी को स्पीड पता होना चाहिए, VRMS स्पीड। तो VRMS स्पीड आपने निकाल लिया यहाँ से, है ना। याद रखिएगा इसको ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर के मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा, क्योंकि हमने सारा डेटा किसमें रख रखा है? इसमें रख रखा है, ठीक है। चलो अब उसके बाद कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो होगा वो F = VRMS अपन में लैम्डा हो जाएगा। यहाँ से कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, ठीक है, यानी कि पर सेकंड इतना कोलिजन हो रहे हैं। तो उसके बाद दो सक्सेसिव टक्करों के बीच का समय, है ना, तो क्या हो जाएगा? 1 फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, जो कि इतना आ जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा कोलिजन टाइम कितने देर तो कोलिजन हुआ था, D/VRMS, तो हो जाएगा इतना। क्लियर है? हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे खत्म होता है बच्चों आप सभी का टोटल ऑफ 10 क्वेश्चन ऑफ KTG, है ना। बहुत बढ़िया सवाल थे, इसमें बढ़िया कैलकुलेशन भी था। अगर उन कैलकुलेशन को बच्चों अगर हाथ से आप कैलकुलेट करते हो, मेंटली कैलकुलेट करते हो, सॉल्व करके कोशिश करते हो, तो मैं गारंटी बता रहा हूँ क्लास 11 के NCERT हो तुम सॉल्व कर दो ना यार, खुद से सॉल्व कर दो, पक्का बता रहा हूँ। इतना तगड़ा लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा कि मतलब क्लास 12 तो हवा में उड़ा दोगे, और क्लास 12 और क्लास 11 अगर मिल गया तो भैया JEE में निकाल के आ जाओगे, ठीक है। तो भैया इसी तरीके से सेशन को फॉलो करते रहो, मज़ा जरूर आने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच टाइप ऑफ मोर वीडियोस, ठीक है। और चैनल को लाइक और मतलब सेशन को लाइक करना मत भूलना, सेशन को लाइक भी कर देना, सेशन को शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें।